नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून यानी कि अपने जन्मदिन के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों और प्रथम स्थल पर श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महामंत्री चंपत राय ने इस संबंध में कलश यात्रा, त्रिदिवसीय अनुष्ठान और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम स्थल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी 5 जून को है। ये सब अनायास और केवल अनायास है। पूजन कार्यक्रम प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होंगे। 101 ऋत्विक वैदिक कर्मकांडी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे। आज सरयू तट से माताओं के द्वारा सरयू जल के कलश यात्रा प्रारंभ होगी। सरयू तट से चलकर लता चौक, रामपथ, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट बैरियर होते हुए रंगमहल बैरियर से यज्ञ स्थल की ओर प्रवेश करेंगे। मैं हाथ जोड़कर एक और निवेदन भी करना चाहता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आए। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। धन्यवाद। श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये अपील की गई कि इस प्राण प्रतिष्ठा में किसी अन्य को नहीं बुलाया गया है और ऐसे में जो लोग उमड़ते हैं या फिर श्रद्धा रूप के अनुसार जो लोग प्राण प्रतिष्ठा को इस अवसर को मानते हुए वहाँ पर जो भीड़ एकत्रित हो जाती है और ख़ास तौर पर यहाँ पर कहीं न कहीं ये मौसम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है। इवेंट बड़ा जो कार्यक्रम है वो नहीं किया जा रहा है। उसको देखते हुए ये देशवासियों से, समस्त देशवासियों से और राम भक्तों से अपील की गई है कि जिस तरीके से आप दर्शन करने के लिए आते हैं उसी तरीके से अपने दर्शन करें और खास कर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप प्राण प्रतिष्ठा को केंद्रित मानते हुए दर्शन के लिए न पधारें, न मुसीबत में डालें, क्योंकि जो ये बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया है उसको लेकर ये भक्तों से अपील की गई।
श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तजनों से अपील यहाँ पर की गई है। और खासतौर पर बता दें आपको कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। और बाकी किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है और ना ही बड़ा जो है कार्यक्रम ये किया जा रहा है। खासतौर पर ये ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए, बड़ी जो भीड़ एकत्रित हो जाती है उससे बचने के लिए और लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए, जैसे आप जो लोग हैं वो जिस तरीके से दर्शन करने के लिए आते हैं उसी तरीके से दर्शन करें, अनावश्यक रूप से न पधारें। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की और इस मौके पर पीएम मोदी ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंस डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है, इसमें अभी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है।
मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री, 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा नायडू जी ने बताया, 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि ये दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमारे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी हर साल 500 मिलियन यात्रियों तक पहुंच चुकी है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर एक्सपीरियंस के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स घटा रहे हैं। हम प्रोग्रेस और प्लेनेट की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो विदेशी अतिथि हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप डीजी यात्रा ऐप के बारे में जरूर जानिएगा। डीजी यात्रा ऐप डिजिटल एविएशन का एक उदाहरण है। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक सीमलेस यात्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहीं कोई पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं भारत के ये इनोवेशंस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतर सर्विसेज देने के एक एक्सपीरियंस से ये कई देशों के काम आ सकता है। यह सिक्योर और स्मार्ट सॉल्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जो ग्लोबल साउथ के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। साथियों, भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है। इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है। इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है। पैराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटना है और जिसने जो है दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के अवसर प्रदान किए हैं, जिसमें पैराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय की विशेष प्रेस वार्ता की और पूर्व सचिव पी कुमारन ने कहा कि भारत और पैराग्वे ने सितंबर 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और हमारे बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। You know, friends, India and Paraguay established diplomatic relations in September 1961 and have since enjoyed warm and friendly ties. The bilateral relationship was expanded steadily with growing cooperation in sectors such as trade, agriculture, health, pharmaceuticals, and information technology. Paraguay is a growing trade partner for India in the Latin American region. Several Indian companies, particularly in the automobile, biofuel, and pharmaceutical sectors, have a presence in Paraguay. Likewise, Paraguayan businesses are present in India through joint ventures and representative offices in India, contributing to strengthening commercial ties between the two countries. This visit comes soon after the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Peña expressed his deep solidarity with the victims and families of the terrorist attack. At the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, the President of Paraguay, His Excellency Mr. Santiago Peña Palacios, is on a state visit to India from 2nd to 4th of June 2025. This is the first visit of President Peña to India, and it is only the second visit by a President of Paraguay to India. The last visit was in 2012 by the then President. He is accompanied by a high-level delegation comprising ministers, members of parliament, governor of a province, and senior officials. President Peña arrived in New Delhi this morning. He was received at the airport by accompanying minister Shri Harsh Malhotra, Minister of State. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने के बाद भारत और पाकिस्तान